Good morning, everyone. So, in the last lecture, we discussed regarding the banking sector. We discussed how it transformed, especially during the ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, जब इसको नेशनलाइजेशन की गई 14 बैंक्स की, लेटर ऑन 6 मोर बैंक्स वर एडेड. हमने नेशनल क्रेडिट काउंसिल पढ़ी इसमें, and we discussed the priority sector lending as well. We discussed the type of banks, scheduled commercial bank and non-scheduled banks. Okay, these were the topics that we discussed in the last lecture. For example, the simplified balance sheet, capital adequacy, right? Tier 1, tier 2 capital, long-term unsecured loans, bonds, etc. Right? We discussed the various risks, okay, as identified by the Basel norms. We discussed Basel 3, Basel 2 norms as well. So today we will start with very important thing जो हमेशा ही न्यूज़ में रहती है, the type of assets. The type of assets. Now see, there are different types of assets of a bank. We discussed in the simplified balance sheet of a bank that बैंक की कुछ क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ उसके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं. हम इन एसेट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज स्टैंडर्ड एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स, ये स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? बैंक ने लोन प्रोवाइड किया एंड जो बोरोवर है वो रेगुलरली इस लोन को रीपे कर रहा है, इस लोन को रीपे कर रहा है. इसकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसकी इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों को ऑन टाइम सारा कुछ क्या कर रहा है, पे कर रहा है. तो ये जो एसेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स. एक एसेट्स होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक हो गई ये स्टैंडर्ड एसेट्स. अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं जनरली सब स्टैंडर्ड एसेट्स. उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसपे किसी पर्सन ने जिसने लोन लिया है वो बोरोवर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा फॉर द लास्ट 90 डेज, कि जो उसकी ड्यू डेट थी, ठीक है, उससे भी मतलब 90 दिन और ऊपर चले गए, तो बैंक इसको क्या बोल देता है, दैट इज इट इज अ एनपीए. ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है. ठीक है. एंड जब भी कोई एसेट या लोन एनपीए बन जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 मंथ, कि 2 मंथ के लिए वो एनपीए बन गया, तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट. समझ गए? सो स्टैंडर्ड एसेट वो जिस पे रेगुलरली प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट पे की जा रही है. सब स्टैंडर्ड एसेट वो हो गया जो एनपीए बन गया फॉर अप टू 2 मंथ. एनपीए मैंने आपको बता दिया कि जब कोई बंदा इंटरेस्ट तक नहीं पे कर रहा, उसकी ड्यू डेट के बाद मतलब 3 महीने 90 डेज निकल गए, तो उसको हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है. सो ये 3 सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, स्टैंडर्ड एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड सब स्टैंडर्ड एसेट. नेक्स्ट है आपके डाउटफुल एसेट्स. फोर्थ जो कैटेगरी है वो है आपकी डाउटफुल एसेट.
डाउटफुल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह रहे हैं। अगर कोई एसेट है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक अगर कोई एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया तो उसको हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। डाउटफुल इसलिए हो गया क्योंकि अभी 12 महीने हो गए, बैंक अभी डाउटफुल है, उसको लग रहा है अभी पता नहीं भी ये मतलब वापस आएंगे पैसे या नहीं आएंगे, राइट। एंड इसके बाद है आपका लॉस्ट एसेट। लॉस्ट एसेट को तो आप समझ सकते हो कि बैंक ने बोला ये क्या है, लॉस्ट हो गया। अभी जब बैंक की क्या होगी, ऑडिटिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन्स जिसकी तो या तो फिर बिल्कुल होप ही नहीं है, जब जब बिल्कुल निग्लिजिबल होप है, निग्लिजिबल होप है कि ये वापस आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लॉस और लॉस्ट एसेट्स, ठीक है। तो ये बैंक को पता है कि ये वापस नहीं आने वाले, 0.1% भी इसकी क्या है, होप नहीं है वापस आने की। तो फाइनली जब ये चीज होती है ना, तो इसको बैंक क्या कर देता है, रिटर्न ऑफ कर देता है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। उसको वो अपनी बैलेंस शीट से क्या कर देता है, निकाल देता है। अब उसको पता है कि ये कभी वापस आएगी नहीं। यहाँ पे तो 0.001% क्या थी, होप थी, बट यहाँ पे तो वो निकाल ही दिया उसने बैलेंस शीट तो भी ये तो कभी वापस आएंगे नहीं। 101% अभी वो क्या है, श्योर है। एक तो ये हो गए रिटर्न ऑफ एसेट्स, लॉस्ट एसेट्स। सिक्स्थ कैटेगरी है वो है स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में ये चीज बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। अभी इसमें क्या क्या चीज आती है, इसमें दो तरह के एसेट्स आते हैं। एक तो आता है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, प्लस इसमें रीस्ट्रक्चर्ड रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी आते हैं इसमें। रीस्ट्रक्चर्ड लोन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे किसी बंदे ने लोन लिया 10 लाख का, उसने अपनी जो अमाउंट वगैरह पे नहीं की, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर रहा है, एनपीएस है, तो बैंक ने उसको क्या दे दी, कुछ कंसेशन दे दी, क्या पैसे करो, इतनी इंटरेस्ट नहीं, इतनी दे दो, ठीक है, इतना आपको मोराटोरियम मिल जाएगा, मतलब इतना आप डिले कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मतलब रीस्ट्रक्चर कर दिया उस लोन को, रीस्ट्रक्चर कर दिया, उसमें काफी ज्यादा जो चेंजेस लेके आ गए इन एसेट्स में, तो इसको क्या कर दिया अभी उन्होंने, रीस्ट्रक्चर्ड। तो देखो यहाँ पे कुछ खास पैसा वापस नहीं आया, बट बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें इंप्रूव हो गया। बैंक इसलिए भी करता है कि बैंक की जो कंडीशन है वो मार्केट में बिल्कुल खराब ना हो, बाकियों को भी ऐसा ना लगे भी ये लोन पे नहीं कर रहे, तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। अभी कुछ होप है बैंक के लिए कि यस अभी थोड़ा बहुत जो लोन है वो क्या कर पाएंगे, हम रिकवर कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट्स जिसमें एनपीएस प्लस क्या होते हैं, रीस्ट्रक्चर्ड लोन होते हैं। नो द इशू ऑफ एनपीए, ये बहुत एक बड़ा इशू है, बिकॉज जो एनपीएस है वो क्या है, दे आर माउंटिंग ईयर ऑन ईयर। जैसे आपको पता है कि विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ये मतलब लोन वगैरह लेके ये क्या कर जाते हैं, जनरली बाद में भाग जाते हैं किसी और कंट्री में, ठीक है। आपको पता है कि अभी यूके से हमारी ये सारी इसकी एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है विजय माल्या की, राइट। सो इनको इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी बोलते हैं,
इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के पैसा लेके बैंकों का बाद में किसी और कंट्री में चले जाते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, जब कोई नहीं पे कर रहा तो बैंक के लिए वो क्या बन गया, एनपीएस बन गई। और आपको पता है कि बैंक का ये खुद का पैसा नहीं होता, ठीक है। बैंक ने तो जो सेविंग अकाउंट्स थे, ठीक है, उसमें से ही पैसा, द करंट अकाउंट, ये सारा पैसा इकट्ठा किया। इसका बाद में उन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया। बट अगर लोन नहीं किसी ने रीपे किया तो इनको तो सेविंग अकाउंट वालों को, द करंट अकाउंट वालों को पैसे देने हैं, ठीक है। सो एंड बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। सो दैट्स व्हाई ये एनपीएस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करती है, एक फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। फिस्कल स्टिमुलस मतलब फिस्कल जनरली जो मनी के साथ कोई चीज़ जुड़ी हो, स्पेशली गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हो, ठीक है, गवर्नमेंट की मनी के साथ जुड़ी हो, उसको हम फिस्कल बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिस्कल बजट भी हो गया, फिस्कल हो गया। तो स्टिमुलस मतलब कोई चीज़ हेल्प करनी, किसी फंड्स प्रोवाइड करने बैंक को, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि एनपीएस बढ़ क्यों रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजंस फॉर इट। फर्स्ट रीजन ये है कि एनपीए इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी है टू रीपे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, तो आपको पता है कि उनके प्रोजेक्ट क्या हो गए, स्टॉल हो गए, ठीक है। वर्क फोर्स नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा उनको। तो इन दैट केस अभी वो पे कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उनकी क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी है। इस वजह से वो रीपे नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो गए, एनपीएस में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड केस वो है when there is lack of willingness to repay। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पे कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं their loan and they are able to pay back, but despite being able to pay they are not paying the bank। सो ये दो रीजन जो आइडेंटिफाई किए गए, स्पेशली नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, एम नरसिम्हन की कमेटी बनाई गई थी 1990 में, एंड फाइनली ये कमेटी 1991 बोलते हैं इसको, एम नरसिम्हन कमेटी 1991 एंड 1998 जो सेकंड कमेटी है, ठीक है। आपको पता है कि 1990s में जो एलपीजी रिफॉर्म्स भी किए गए, ठीक है। तो इसके बाद बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 1991 में ये कमेटी बनाई गई, सेकंड फॉर्मेशन इसकी 1998 में हुई। तो नरसिम्हन कमेटी ने काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई की नरसिम्हन कमेटी ने कि सबसे बड़ा इशू ये भी है कि एनपीएस क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि बहुत सारे तो क्या है, अनविलिंग है टू पे बैक। प्लस सेकेंड रीजन उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट द लीगल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स। बिकॉज अगर किसी ने लोन लिया, उसने अगर अपनी प्रॉपर्टी, जिसको हम बैंकिंग कंटेक्स्ट में हम कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है, कि जिसकी गारंटी दे के उन्होंने लोन लिया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर वो लोन पे भी नहीं कर रहा, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहा, तो फाइनली क्या होता है कि ये कोलेटरल को टेक ओवर करना किसी भी बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज जो हमारा लीगल सिस्टम है, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। तो इन्होंने यहाँ पे एक सोल्यूशन और भी प्रोवाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो लीगल सिस्टम है उसमें क्या आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चेंज आना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि जो ये एक क्या हो, डेटरेंट हो, ये क्या हो, एक डेटरेंट हो
जो नहीं पे कर रहा उनको डर हो कि अगर हम नहीं पे करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे कोलेटरल ये बैंक क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, राइट। सो उन्होंने इसके लिए डीआरटी रेकमेंड की, डेट रीस्ट्रक्चरिंग ट्राइब्यूनल्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि उनके डेट अभी उधार को क्या करना है, डेट को रीस्ट्रक्चर करना है, और इसके लिए क्या बनने चाहिए, ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए, कि जो जनरल लीगल सिस्टम है वो नहीं, स्पेशल इसके लिए सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये जो जुडिशरी है, ये लीगल सिस्टम है, दे आर नॉट प्रोफेशनल इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन टेक्निकल डेप्थ इन्वॉल्व इन दिस केसेस। तो प्रोफेशनली टेक्निकल जो एक्सपीरियंस है वो जजेस के पास नहीं है, उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की। एंड वन साइज फिट ऑल मे नॉट बी एप्लीकेबल, तो उन्होंने ये चीज बोला कि दे शुड बी डेट रीस्ट्रक्चरिंग ट्राइब्यूनल्स, के स्पेशल उसमें जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल मेंबर्स भी हो, राइट। सो इन बेसिस पे जो एम नरसिम्हन कमेटी, स्पेशली 1998 की जो कमेटी है, ये कुछ पॉइंट्स को इनको एक्सेप्ट किया गया, एंड फाइनली जो एक्ट बनाया गया वो है सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002, सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। तो ये एम नरसिम्हन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो इनपुट्स थी, उनके बेसिस पे बना था। सरफाइसी एक्ट क्या फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ financial assets and enforcing of Security Interest Act 2002। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये तो आपको अभी हमने देख ही लिया कि बैंक क्या कर पाए, सिक्योर कर पाए जो कोलेटरल है, उस जो रिकंस्ट्रक्शन करना है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बैंक के एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एंड इन्फोर्स करना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सो इसमें देखो मेन उनका सिस्टम क्या था कि जो कोलेटरल रखा है, जो सिक्योरिटी रखी है, कोलेटरल मींस सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी रखी है, उसको जो नॉर्मल लीगल सिस्टम है उसको अवॉइड करें, ठीक है, नॉर्मल लीगल सिस्टम को अवॉइड करें, एंड पावर शुड बी गिवन टू बैंक्स। पावर किसके पास हो, बैंक्स के पास हो, कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कर पाए, टेक ओवर कर पाए एंड इसको सेल कर पाए, rather than going to courts, tribunals and all this stuff. So banks के पास क्या हो, ज्यादा पावर हो। एक यहाँ पे और रिकमेंडेशन थी, सेटिंग अप ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, assets reconstruction companies, okay. So or I would say the committees। तो यहां पे ARC का क्या काम था, यहां पे ये कंसेप्ट इन्होंने बोला कि बैंक क्या करें, हेल्प लें ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज थी ये बेसिकली क्या है, प्राइवेट ओन्ड है, प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है। सपोज करो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया 5 लोगों को,
एक को 10 करोड़ का, एक को 10 लाख का, ठीक है, 50 लाख, 20 लाख एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें से 3 पे कर रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, या 3 डिफॉल्ट कर रहे हैं। सो 3 ये बन गए उसके एनपीएस बन गए, अभी ये बन गए उनके एनपीएस बन गए। सो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, बैंक अभी इनसे मतलब रिकवर नहीं कर पा रहा, डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा इसके लिए, क्योंकि तो यहाँ पे इसने ये जो 3 एसेट्स हैं, ठीक है, इन एसेट्स को इन्होंने अपने पास तो ले लिया बैंक ने, अभी इसको सेल कर दिया एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अभी सारी की सारी जब सेल कर दिया तो सारी की सारी पावर किसके पास आ गई, एआरसी के पास आ गई। अभी एआरसी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, चाहे तो वो लोन रिकवर करें, चाहे वो फर्दर जो एसेट्स हैं उनको सेल कर दें, तो ये सारा का सारा काम किसका, एआरसीज का है, ठीक है। बट इसमें जो एआरसीज हैं, देखो एआरसीज सक्सेसफुल नहीं हुई इंडिया में, उसका सबसे बड़ा इशू ये था कि सबसे पहले तो एआरसी और बैंक की जो नेगोशिएशन होती थी वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि एआरसी चाहती थी कि हमें बहुत कम भाव में वो चीज़ मिले, क्योंकि उनको ये था कि बैंक के तो ये पैसे गए हुए हैं, ठीक है, बैंक तो ये वापस मिलने नहीं वाले, तो उनको ये था कि कम से कम पैसों में हमें वो चीज़ जो एसेट्स हैं वो मिले। बट बैंक को ये था भी नहीं भी हम क्यों मतलब इतना लॉस उठाएं, ठीक है, भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी मतलब कुछ करना चाहिए, तो उनके मतलब जो नेगोशिएशन होती थी बहुत एक डिफिकल्ट पार्ट होता था। एआरसीज को भी होता था भी कल को ये ना हो कि हम भी रिकवरी ना कर पाए, तो ये एक क्या था, बड़ा इशू था एआरसीज के लिए भी और बैंक्स के लिए भी। तो एक तो ये चीज, दूसरी आपको पता है कि एआरसी मैंने आपको बताया कि दीज वर प्राइवेट ओन, ठीक है, प्राइवेट ओन तो थी बट स्टिल मतलब सच आरबीआई के अंडर ही थी ये भी। बट ये एक बहुत बड़ा क्या था, इश्यूज था। एआरसीज क्या कर सकती थी, एआरसी वैसे तो इनसे एनपीए मतलब लेके ना बैंक से क्या करती थी, वो एनपीए परचेज कर लेती, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, सपोज करो 50 लाख का उन्होंने लोन दिया है, 5 लाख वापस भी आ गया, 45 लाख हो गया, तो अभी एआरसी कह रही है कि मेरे को उसको 25-30 लाख में दे दो, बैंक के साथ नेगोशिएट कर रही है, सपोज करो 25 लाख में दे भी दिया, ठीक है, उसके बाद वो इस एसेट्स की क्या बना लेंगी, सिक्योरिटीज बना लेंगी, एसेट्स की क्या बन जाएगी, सिक्योरिटी बन जाती है, तो उसको वो बाद में कैपिटल मार्केट में बेच देती है, ठीक है। कैपिटल मार्केट हम देखेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, वी विल सी इन अदर लेक्चर्स, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम एआरसीज के लिए ये भी थी कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर द एआरसीज टू सेल एनपीएस, क्योंकि एनपीए क्या है, ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कैपिटल मार्केट में भी ज़्यादा लोग खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, इशू था। तो एक तो ये एआरसी वाला है। सेकंड एक कंसेप्ट है बैड बैंक का, कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक। इसकी जो वर्किंग है इट इज सिमिलर टू एआरसी, वर्किंग तो इसकी सेम है एआरसी की, बट एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास अभी इंडिया में नहीं है बैड बैंक, ये प्रपोज किया गया था, एंड प्रपोजल में ये चीज़ बोली गई थी कि जो ओनरशिप होगी इस बैड बैंक की वो किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। एंड ये जनरली इसका मेन मोटिव क्या था कि ये एनपीएस किसके देखेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनके जो एनपीएस हैं उनको ये देखेंगे। बट इसमें बहुत बड़ा इशू ये भी था, कुछ बहुत सारे क्या थे, डिसएडवांटेज भी थे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। वो डिसएडवांटेजेस क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि
गवर्नमेंट का अभी जो बर्डन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ये एनपीएस है इनको रिकवर करने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी, उसको स्टाफ रखना पड़ेगा, उसको रिकवर करवाने के लिए, सब कुछ करवाने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करवाने के लिए, किससे कितना पैसा आया, ये सारा कुछ, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो इंक्रीज होगी। सेकंड, गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टाइज ही नहीं है कैसे लोन को रिकवर करवाना है, तो गवर्नमेंट तो एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में, और उसका जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो सकता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक से जो इसका एनपीएस है इसको गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, परचेज कर लिया, तो इसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा, तो बजट में फिस्कल डेफिसिट समझ लो। फिस्कल, आप जब भी ये वर्ड आता है ना, ये मतलब गवर्नमेंट की मनी, गवर्नमेंट की जो है बोरोइंग, लेंडिंग, उसके साथ ही रिलेटेड होता है। डेफिसिट, डेफिसिट समझ लो कमी है किसी चीज की, तो गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू, ठीक है, जो कम हो जाता है एक्सपेंडिचर से, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, हम बोलते हैं डेफिसिट, राइट, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये होगा डेफिसिट। सो ये थे जनरल जो तीन जो इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। अभी कुछ टाइम पहले डॉक्टर रघुराम राजन, एक्स आरबीआई गवर्नर, उनका भी जो एक आर्टिकल भी आया था, ठीक है, इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने बोला कि एज कंपेयर टू मैनी कंट्रीज, ठीक है, जो एनपीएस हैं इंडिया में, दे आर वाइएबल प्रोजेक्ट्स। उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री में बैड बैंक का जो कंसेप्ट है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे एनपीएस तो ये हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एनपीएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, कई जगह पे तो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रूट्स नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है वहाँ पे। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर दें, ठीक है, और इन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी और हेल्प करें कि इन सम और दी अदर वे ये प्रोजेक्ट्स क्या कर जाएंगे, वाइएबल बन जाएंगे, और ये आपका पैसा वापस भी करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ उन्होंने बोली कि सबसे पहले हेल्प करो, जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हैं उसको एनालाइज करो कि ये इनकम्प्लीट क्यों है, और इसको हम कैसे अगेन वाइएबल बना सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट वाइएबल हो गए तो रघुराम राजन जी का कहना था कि ये वापस भेजेंगे, आपको पैसा देंगे, रीपे करेंगे आपका लोन, ठीक है, जो इंटरेस्ट है सब कुछ ये आपको वापस करेंगे, राइट। सो ये था कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक। ओके, राइट डाउन स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में लिख लो पहले। जब हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स लिखो पहले, स्टैंडर्ड एसेट्स, राइट डाउन। लोन्स, loans which are regularly repaid both in terms of principal amount as well as
interest amount. Second, substandard assets. Any loan or asset which became non-performing any asset or loan which became non-performing assets NPA जिसको हम बोलते हैं NPA for a period of up to 2 months. नेक्स्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे लिखो एनपीए. एनपीए किसको बोलते हैं? whenever interest amount is 90 days past 90 days past of due, comma, it is called non-performing asset. It is called non-performing asset. नेक्स्ट लिखो hence every NPA is a substandard asset. Every NPA is a substandard asset. Next, fourth point, doubtful assets. Doubtful assets. The loan which has been in substandard category for a period of 12 months. For a period of 12 months. Next, write down lost assets. Write down during auditing of banks, the particular loans
which don't have a hope, which don't have a hope of recovery or little hope is there, little hope is there, are called lost assets, lost assets. Next, write off assets, WRITE, write off, OFF, write off assets. Write down assets which are written off from the balance sheet of the bank are called as written off assets. They do not have any hope to be repaid. Next, write down stressed assets. Stressed assets. Which represent NPAs as well as restructured loans restructured loans, right, are called as stressed assets. Next, write down how banks can come out of NPAs how banks can come out of NPAs. First, write down reasons behind NPAs, reasons behind mounting NPAs.
First is lack of ability to repay. Second, lack of willingness to repay. Lack of willingness to repay. Next heading, write down reforms in recovery mechanism. First point, Narsimhan Committee in bracket write down 1991 and 1998. Said more NPA cases are due to unwillingness of loan takers and legal system is complex. Legal system is complex. To take over on collateral. Hence, Excuse me, he sir. recommended Excuse me, sir. setting up of debt recovery tribunals. Debt recovery tribunals. Excuse me, sir. Yes, Sir, please repeat from the legal system is complex to take over on. to take over on collateral. Collateral. Hence, committee recommended committee recommended setting up of debt recovery
debt recovery tribunals. To strengthen recovery mechanism, Parliament passed SURFACI Act of 2002. Next heading, SURFACI Act of 2002. Write down the full form of the act. Securitization and reconstruction of financial assets and enforcing of Security Interest Act. Next लिखो salient features. First point, take over the securities avoiding legal procedure hyphen power given to banks that could take over sale, etc. rather than going to courts, tribunals, etc. Second point, setting of assets reconstruction committees. Setting of assets reconstruction committees from where
from where banks can take help. Banks can take help by selling NPAs to ARC comma, all powers of bank now transferred to ARC. Next, sometime even if ARCs could not recover comma, hence they do management to recover loans. Next item, ARCs purchase NPAs from banks, put them together and then create securities out of these and sell these in capital markets. But the issue is these are difficult to sell as NPAs. Next item, ARCs are not successful in India because bargaining between ARCs and banks
bargaining between ARCs and banks is difficult as ARCs are privately owned. Privately owned. In bracket write down, but still under RBI. But still under RBI. Next heading, concept of bad banks. First point, similar to ARCs in working. Similar to ARCs in working. Second, still we don't have these in India, but proposed. Third point, likely to be under government ownership. Likely to be under government ownership and will deal with NPAs of public sector banks, PSBs. Next, write down disadvantages of bad bank. Disadvantages of bad bank. First point, government's burden would increase due to administrative cost. Second, government is not expert enough. Government is not expert enough to recover NPAs. Third point, fiscal deficit may increase if government invested.
नेक्स्ट लिखो, ओपिनियन ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन, राइट डाउन, as compared to many countries, as compared to many countries, most of the NPAs in India are holded by viable projects, viable projects. Next point, hence Rajan said, we don't need bad banks. Next, next point, once these projects made viable, then these can repay then these can repay. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि सम सॉर्ट ऑफ कंसेशन दे देनी जिसने बोरो किया है, फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट में कंसेशन दे दी या लॉन्गर टाइम पीरियड कर दिया, जिसने 3 साल में पे करना था उसको बोला कि आप 5 साल में पे कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, कंसेशन है। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बैंक ही देते हैं, ठीक है। आरबीआई भी बैंक को कुछ प्रोवाइड करती है, इसीलिए तो फर्दर बैंक बोलेंगे ना, ठीक है, अदरवाइज तो बैंक को लॉस होगा। तो आरबीआई भी इनकी क्या करती है, हेल्प करती है रीस्ट्रक्चरिंग करने में। और रीस्ट्रक्चरिंग होती है 2 टाइप की। फर्स्ट है कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। देखो कॉरपोरेट क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जिसने 50 करोड़ 100 करोड़ 150 500 करोड़ इतना इतना लोन ले रखा है। सो ये है कॉरपोरेट सेक्टर का, यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेजर जो सेक्टर है जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत होती है वो है एमएसएमई, ठीक है, जो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है। सो राइट डाउन, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में लिखो पहले। लोन स्ट्रक्चरिंग मीन्स to give concession to borrowers, concession to borrowers it is generally done, it is generally done for a group of bank, for a group of banks. For example,
lower interest, lower interest. Second, longer time period, longer time period for repayment. Next, write down RBI also gives some concession in bracket, write down otherwise otherwise banks will not give concession. Banks will not give concession. Next heading, types of restructuring. Types of restructuring. First point, corporate debt restructuring. Second, strategic debt restructuring. Corporate debt restructuring. Write down under it. It refers to infuse liquidity into the business of a stressed corporate sector, stressed corporate sector stressed corporate sector and its realignment at times a part of company's debt would be waived off, मतलब कुछ पार्ट होगा उसको माफ भी कर देते हैं कि 100 करोड़ दिया है कोई बात नहीं 90 करोड़ पे कर दो. जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ. राइट, a part of company's debt would be waived off by the creditors. Next heading, strategic debt restructuring. STRATEGIC, strategic debt restructuring. Write down. स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि कंपनी, अगर सपोज करो किसी ने लोन लिया है,
डेट लिया है और या फिर अभी वो बाद में एनपीएस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करते हैं बैंक वाले, इस पार्ट में जो एनपीएस हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इक्विटी और शेयर में। पार्ट ऑफ द एनपीए जनरली ऐसा होता है कि उसको इक्विटी द शेयर में कन्वर्ट कर दिया। और यूजली जो ग्रुप ऑफ बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किंगफिशर है, किंगफिशर ने अगर 1000 करोड़ देने हैं तो कंपनी के जो एनपीएस है उनको कन्वर्ट करते हैं इक्विटी या शेयर में। तो ग्रुप ऑफ बैंक है, तो ये तो नहीं है कि 1000 करोड़ सिर्फ एक ही बैंक ने दिया है। ग्रुप ऑफ बैंक होते हैं, किसी ने 50 करोड़ दिया है, किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 200। सपोज करो 10 ग्रुप से उन्होंने 500 करोड़ ले लिया, तो ग्रुप ऑफ बैंक बन गया, एक ग्रुप बना दिया और उसको स्टेक दे दिया। स्टेक मतलब शेयर दे दिया उसकी कंपनी में। और यूजली क्या होता है, 51% शेयर होता है। 51% का मीनिंग ये होता है कि मेजॉरिटी मतलब जो डिसीजन है वो बैंक से लेंगे अभी, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है, मेजॉरिटी शेयर इनके पास है। तो ऐसा ही एक स्टेप किया था इन्होंने, उसको बोलते हैं S4A। S4A, S4A में क्या है, S4A मीनिंग दैट स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग। सी ये देखो, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, इसको बोलते हैं S4A। मतलब 4 क्या है, S है। ठीक है, S4A। तो ये क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है ये स्कीम है किसके लिए, स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए। स्ट्रेस्ड एसेट्स, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि स्ट्रेस्ड एसेट्स किसको बोलते हैं। अभी उसकी क्या करनी है, स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग ऐसी करनी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, नॉन सस्टेनेबल नहीं। ठीक है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेट वो होता है कि जो डेट खुद कंपनी ही पे करे, कंपनी ही पे करे। और जब कंपनी पे कर देती है उसको बाद में उसको स्टैंडर्ड एसेट मान लेते हैं, एनपीए नहीं रहता वो। जब पे करना स्टार्ट कर देती है उसको अगेन उसको वो स्टैंडर्ड एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट राइट ऑन स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में लिख लो, टेक पार्ट ऑफ डेट और एनपीएस, टेक पार्ट ऑफ डेट और एनपीएस and will be converted into equity or share. Next point, usually 51% stake to group of banks, 51% stake to group of banks. One such step is scheme for sustainable structuring of stressed assets. Scheme for sustainable structuring of stressed assets.
डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कुछ इसके फेवर में है रीस्ट्रक्चरिंग करने के, और कुछ जो है एक्सपर्ट्स दे आर नॉट इन फेवर। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखो आर्गुमेंट्स, हेडिंग लिखो आर्गुमेंट्स अपोजिंग लोन restructuring, loan restructuring. First point, even if banks given 51% share, but management is difficult as professional, technical skills required are difficult for banks. Second point, restructuring does not seem to be a permanent solution as they are improving balance sheet in an artificial or superficial way. Next heading, argument in favor. देखो प्रॉब्लम्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि 50% शेयर मिल भी गया बैंक्स को, बट फिर भी उनके पास वो प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स कहाँ से हैं जिससे वो उस कंपनी को चला पाएँ, ठीक है। जिसके शेयर मिले हैं, तो अगर वो चला नहीं पाएंगे प्रॉपर, तो हो सकता है तो फिर से ये प्रॉब्लम तो वही रही, वो तो पैसा दे ही नहीं पाएंगे अपना वापस। सेकंड ये भी है कि जब रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं ना, तो उसको एनपीए नहीं बोलते, फिर एनपीए से हटा देते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड एसेट्स में मतलब कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। बट स्टिल इशू यही है कि एक्चुअल में हो सकता है वो पैसे आगे जाके फिर ना दें, और बैंक को जो सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट है उसमें से एनपीए निकाल दिया, और इन्होंने और भी लोन दे दिए, कल को वो भी एनपीए बन गए जो नए दिए हैं, प्लस जो ऑलरेडी रीस्ट्रक्चर किए थे वो आगे जाके और एनपीए बन गए। तो इससे तो जो एनपीएस की प्रॉब्लम है वो डे बाय डे और इंक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखो आर्गुमेंट इन फेवर, राइट डाउन, if the banks do not improve, how banks will come from this vicious cycle. सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज का? सोल्यूशन ये है कि बियॉन्ड अ पॉइंट, एक मतलब लिमिट रखो, उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग होनी नहीं चाहिए, राइट ऑन। बियॉन्ड अ पॉइंट रीस्ट्रक्चरिंग should not be followed. सो देखो कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनपीएस इंक्रीज हुए,
ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई सेटअप केवी कामत कमेटी, केवी कामत कमेटी इस्टेब्लिश की गई। बट इसने जो चीज़ मतलब ऑफर की, वो कंपनीज ने, जो स्पेशली जो नॉन एमएसएमई कंपनीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को अवेल नहीं किया। सर यस, सर वॉइस इज चेकिंग। क्रैक कर रही है। नाउ ठीक है, और स्टिल क्रैकिंग। स्टिल चेकिंग। अभी भी कर रही है। ओके चलो, ये टॉपिक मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ फिर, लोन स्ट्रक्चरिंग ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, राइट।